कि बाबूलाल मरांडी का कहीं न कहीं विधानसभा के स्पीकर के ऊपर खुन्नस है। वो आज से नहीं, प्रारंभिक समय से ही ये दलबल बदलू आदमी जिसका कथनी और करनी दोनों में काफी फर्क देखने को मिलता है। समाज देख चुका है, राज्य देख चुका है, देश देख चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोस रहे थे। यहाँ तक कहने में पीछे नहीं हटे थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे फिर भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। ये बांग्ला भाषा बोलने वाले मुसलमान को ये बांग्लादेशी कह रहा है, तो ये लोग का तो दिन भी दूर नहीं है कि यहाँ बांग्ला भाषा बोलने वाला सारे लोग को बोलेगा बांग्लादेशी है। अब क्या कर लीजिएगा ऐसे आदमी। और ये राज्य सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं कि यहाँ का डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ का सामाजिक समरसता में चोट पहुँचाने के लिए, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़वाने के लिए ये सब राजनीतिक सिगुफा लोगों ने जमीन के अंदर छोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर किसी भी वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को छिटकता तो 19 एमएलए से 30 एमएलए होता। आज झारखंड के अंदर में सबसे बलिष्ठ पार्टी और सबसे बड़ा पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो वोट के बिखराव होने से बड़ा पार्टी बनता है या वोट जुटने से बड़ा पार्टी बनता है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलोअप के लिए इस वक्त हम दुमका, संथाल परगना, जामताड़ा अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इस वक्त हम नाला विधानसभा में हैं। नाला विधानसभा का ये वो इलाका है जो कि पश्चिम बंगाल से सटता है और यहाँ जिन किसी को भी चुनाव लड़ना है उनके चुनाव प्रचार प्रसार की जो सामग्रियाँ हैं वो बांग्ला भाषा में दिखती हैं। यहाँ हमारे साथ अभी जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो बातचीत करने के लिए मौजूद है, रविन्द्रनाथ महतो। आप भी सर संवाद कर रहे हैं जब लोगों से, तो बांग्ला में यहाँ पर संवाद कर रहे हैं। मगर जब हम झारखंड में घूम रहे हैं तो हमें ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी हद तक पोलराइज्ड इलेक्शन है, क्योंकि आप संथाल के इलाके में हैं, हम भी संथाल के इलाके में हैं और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से एक बात कह रही है कि संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है, झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक नया हुज्जत खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग जहाँ तक जान रहे हैं, चूँकि हम लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के डेमोग्राफी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। और आपने शुरू में जिस बात को रखा कि ये बांग्ला भाषा बोलने वाले मुसलमान को ये बांग्लादेशी कह रहा है, तो ये लोग का तो दिन भी दूर नहीं है कि यहाँ बांग्ला भाषा बोलने वाला सारे लोग को बोलेगा बांग्लादेशी है। अब क्या कर लीजिएगा ऐसे आदमी को। आप हाल के दिन में संसद में भी देखे होंगे कि संथाल परगना, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ पार्ट को लेकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने का बात कह डाला। तो ये लोग के दिमाग में ऐसा चीज़ उपजता है कि इसका जवाब देना भी हम लोग उचित नहीं समझते हैं। मगर आप बहुत तीखा अटैक बोल रहे हैं ममता बिस्वा शर्मा पर कि जिस तरीके से वो हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि कॉरपोरेट की दलाली करते हुए वो इस इलाके में घूम रहे हैं। और इसके अलावा आप ये भी कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है कोल ब्लॉक्स पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। आप एक बात आपको पता होगा, जिस दिन वो हमारे क्षेत्र में आकर के बोला था और पत्रकार से मुखातिब हुआ था, पत्रकार से मुखातिब होने के बाद एक विषय को उन्होंने चर्चा कर दिया जो उनका मन की बात है। वो ये था कि आपके यहाँ से कोयला जा कर के आसाम में इलेक्ट्रिक जलता है, वहाँ का ऊर्जा बनता है, हम गांव में सप्लाई करते हैं, और यहाँ आने के बाद यहाँ का इलेक्ट्रिक व्यवस्था ठीक नहीं है। इसका मतलब साफ है, उनको कोयला का याद इसलिए आया कि कहीं ना कहीं उनको कोयला ब्लॉक पर निगाह है। आपने देखा होगा पिछले दिन में हमारे अदानी पावर प्लांट गोड्डा के अंदर में स्टैब्लिश किया लोगों ने, जिसका एक छोटा भी इलेक्ट्रिक हमारे झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? बांग्लादेश को। और ये लोग कहते हैं कि डेमोग्राफी का परिवर्तन। और आप सुन करके आश्चर्य होइएगा कि जिस रेट से इलेक्ट्रिक को हम लोग खरीदते हैं पर यूनिट, उससे भी कम पैसा में बांग्लादेश को लोग सप्लाई कराने का काम करता है। जमीन कहाँ का? झारखंड का पानी कहाँ का? झारखंड का कोयला कहाँ का? झारखंड का पावर कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश। कौन दे रहे हैं? केंद्र के सरकार कौन बैठे हुआ है? और ये लोग कह रहा है डेमोग्राफी का परिवर्तन हो रहा है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी में किसके अधीन का जो नियंत्रण में रहते हैं, कौन लोग बैठते हैं, वो किन के ऊपर उसका नियंत्रण है? गृह मंत्रालय पर, केंद्रीय मंत्रियों पर, केंद्र पर ये डिपेंड है। और ये राज्य सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं कि यहाँ का डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ का सामाजिक समरसता में चोट पहुँचाने के लिए, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़वाने के लिए
ये सब राजनीतिक सिगुफा लोगों ने जमीन के अंदर छोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, आप लोग तो राजनीति को बहुत लंबे समय से बरत रहे हैं, देख रहे हैं। शिबू सोरेन के साथ भी आपका काम रहा और अब हेमंत सोरेन के साथ काम कर रहे हैं आप। तो क्या अब एक किसी तरह की कोई परेशानी होती है शिबू सोरेन के साथ काम कर रहे हैं? कैसा था हेमंत सोरेन? एक नई पीढ़ी है, आप उनके साथ तालमेल बिठा पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं एक बात बता दूं, लोगों ने जो भी तरह तरह का बात प्रचारित करने का काम करता है करे, उससे हम लोगों का मतलब नहीं है। जितना मुंह उतना बात, ही तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बिना गुरुजी से सलाह मशविरा किए हेमंत सोरेन एक भी निर्णय नहीं लेते हैं। आज भी गुरुजी को उतना ही मानते हैं और गुरुजी के आदेश से ही इस पार्टी परिवार को, इस गठबंधन को, इस राज्य के सत्ता शासन को वो चलाने का काम करते हैं। सर, आप यहाँ पर जो पिछली बार प्रत्याशी थे आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के, सत्यानंद झा उर्फ बाटुल, और वो भी अपना उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, फिर जिस तरीके से वापस किया, उनकी ओर से कोई और उम्मीदवार हैं, बहुत क्लोज मार्जिन था। उसके अलावा यहाँ सीपीआई भी लड़ती है। कि आपका ही प्रोफाइल जब मैं खंगाल रहा था इंटरनेट पर, तो उसमें कि सीपीआई किसी दौर में आपसे जीती भी है इस इलाके में। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? आपके कैसे वो इस इलाके में घूम रहे हैं तो आप पर हमलावर हैं? देखिए, स्वाभाविक सी बात है। मैंने भाषण के क्रम में भी इस बात को बताया कि बाबूलाल मारंडी का कहीं न कहीं विधानसभा के स्पीकर के ऊपर खुन्नस है। वो आज से नहीं, प्रारंभिक समय से ही, जब इस टेन्योर का शुरुआत हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी उनको लीडर अपोजिशन के लिए प्रपोज कर दिया, जिसको मैं नियम कानून के मुताबिक नहीं एक्सेप्ट कर पाया, और भारतीय जनता पार्टी को 1.5 से 2 साल इस बात को समझने में लग गया, और फिर उन्होंने अपना निर्णय को वापस लिया और माननीय आपका विधायक अमर बावरी को नेता अपोजिशन में करने के लिए बाध्य हो गए। तो आप कहीं ना कहीं उनका खुन्नस तो मेरे पर है, लेकिन आप भी खुद समझते हैं कि मेरा बाध्यता था। कानून, विधानसभा का नियम, संचालन का नियम, सारा चीज जो कहता है स्पीकर को या आसन को वही करना पड़ता है, और इसी खुन्नस को लेकर के आज गांव-गांव में घूर रहे हैं। मुझे थोड़ा बिहार के कंटेक्स्ट में, कर्पूरी ठाकुर भी एक दौर में जब नेता प्रतिपक्ष बनने वाले थे, शिवचंद्र झा उस समय मुझे लगता है कि स्पीकर थे, उन पर भी इस तरीके के आक्षेप आए थे और तब भी इस तरीके की चीज़ें देखने में आई थी और शिवचंद्र झा को एक तरीके से विलेन के तरीके से प्रस्तुत किया गया था। मैं तो इस बात को नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि ये तो उनके पार्टी का अंदरूनी बात है। लेकिन ये बात तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ, यही बाबूलाल मारंडी जब भारतीय जनता पार्टी ये मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, फिर इनको भी हटाया था और फिर माननीय अर्जुन मुंडा जी को मुख्यमंत्री बनाए। क्यों बनाए? बाबूलाल मारंडी पर संगठन का क्यों इस तरह का अविश्वास पैदा हो गया? उसके बाद फिर दल छोड़ दिए, दल छोड़ने के बाद अपना दल बनाए, अपना दल बनाने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोस रहे थे। यहाँ तक कहने में पीछे नहीं हटे थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे फिर भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। ये मेरा कहा हुआ नहीं है, ये हमारे बाबूलाल मारंडी जी का कहा हुआ चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग नीति सिद्धांत को बदलते हैं, दल परिवर्तन करते हैं, या आप अगर न्यूड शब्द में इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये दल बदलू आदमी, जिसका कथनी और करनी दोनों में काफ़ी फर्क देखने को मिलता है। समाज देख चुका है, राज्य देख चुका है, देश देख चुका है, इसलिए इन लोगों के विषय पर हम कुछ बोलना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल आप नहीं बोलना पसंद करते, मगर हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, चूंकि रविंद्रनाथ महतो को जो जानते हैं और जो जेएमएम की पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, वो जानते हैं कि एक दौर में महतो मंडल पॉलिटिक्स भी जेएमएम के साथ रही, मगर जिस तरीके से वो इस समय कहीं ना कहीं कि मुस्लिम वोट बैंक के फेर में लगी है, आपको लगता है कि मंडल महतो जो वोट है उसका छिटकाव हुआ है जीएमएम से और उसका खामियाजा आप लोग को राजनीतिक तौर पर भुगतना पड़ेगा? देखिए, हम कह रहे हैं ये प्रचार प्रसार माध्यम का एक विषय है। अगर किसी भी वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को छिटकता तो 19 एमएलए से 30 एमएलए होता। आज झारखंड के अंदर में सबसे बलिष्ठ पार्टी और सबसे बड़ा पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो वोट के बिखराव होने से बड़ा पार्टी बनता है या वोट जुटने से बड़ा पार्टी बनता है? सीधी सी सवाल आपसे है। वोट एक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से नहीं बिखरा है, बल्कि सारे वर्ग, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, जितने तबके के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
सारे लोगों का जमावड़ा और रुझान झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति बढ़ा है। और इसके पीछे एक ही लॉजिक है, एक ही बात है कि पिछले दिन संघर्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के हथियार का सामना करते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री जिस तरह से लड़े और लड़ने के बाद इस राज्य को चलाए, और इस राज्य को चलाने के क्रम में यहाँ के गरीब गुरबा लोगों के हित में जो योजना का निर्माण उन्होंने कराया, उनको सुख सुविधा देने का जो काम उन्होंने किया, इस काम को देखने के बाद ये लोग इस तरह का बात का हल्ला गुल्ला करता है, लेकिन इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर एक योजना जो कि आप लोग बहुत प्रसारित कर रहे हैं, मैया योजना, 1000 रुपए महिलाओं के खाते में देने की बात, फिर आप उसको बढ़ा करके और आगे ले जाने की बात कह रहे हैं। मगर नौकरी रोजगार का जो एक सवाल है, ऑब्वियस सवाल, वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जितनी ईमानदारी बरतनी चाहिए थी, पिछली बार जैसा मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी से हटा आप लोगों को, तो आप लोगों को और ईमानदारी से नौकरी रोजगार के मसले पर काम करने की जरूरत है? एक बात मैं आपको बता दूं, नौकरी रोजगार, स्थानीयता, बेरोजगारों को समायोजन, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विषय ही है। हम लोग बिहार से भी अलग इसलिए हुए थे कि कम से कम तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग के नौकरी में झारखंडियों का, यानी यहाँ के आदिवासी मूलवासी का, जो संथाल परगना और छोटनागपुर का पाठ हुआ करता था, वहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए। ये विषय आज से नहीं है, राज बनने का पहले से भी है। आज भी हम लोग उस विषय पर अडिग हैं, हम लोग ही नौकरी देंगे यहाँ के बेरोजगारों को। और जिसके चलते आपने देखा होगा इस बार विधानसभा में एक विधेयक आया जिसमें निजी कंपनी हो, निजी फैक्ट्री हो, जहाँ निजी संस्थान हो, जहाँ लोग काम करते हैं, वहाँ 75% लोग यहाँ के स्थानीय होंगे। ये कानून, ये नियम हम ही लोगों ने पास किया और लोगों को नौकरी देने का भी प्रयास किया। आपने यह भी देखा होगा, नौकरी देने का जब प्रयास किया, नौकरी देने जब हेमंत सोरेन लगे, तो उनके पीछे PIL के माध्यम से न्यायालय जाकर के, विभिन्न जगह में जाकर के उनका जो ये नौकरी देने का पदक्षेप था, स्टेप था, इसको रोकने का प्रयास किसने किया? जो लोग रोकने का प्रयास किया वही लोग कहता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश का प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो क्या वे वादा नहीं किए थे देशवासियों के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए, कि हर साल हम 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे? आज क्या हंस रहा है? वो 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दे पाए हैं, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर का जो नौकरी था, जो रिक्तियां थी, वो भी बंद हो गया, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में चला गया। और वही लोग आदमी हेमंत सोरेन के लिए हाई तौबा कर रहा है। बड़ा मुश्किल वाला बात है। बड़ी मुश्किल वाली एक और बात है सर कि आप लोग जो मैया योजना का प्रचार कर रहे हैं, आपका आवाज़ तो वो आप लोगों के कुछ हद तक पक्ष में जा रहा है, मगर आप तो पॉलिटिक्स के पुराने धुरंधर हैं, इसमें इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं, और वो जो टैक्स पेयर है उसका भी एक सवाल है आप लोगों से ऑब्वियस कि ऐसी स्थिति में हम ही सिर्फ टैक्स क्यों देते रहें, और क्या फ्रीबीज या लोक लुभावनी चीज़ें आप लोगों को इस तरीके से करनी चाहिए? देखिए, इसको इतना हल्का ढंग से लेने से नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा सा आप हमारा बात सुन लीजिएगा। हमारे भारतवर्ष का जब संविधान बना था तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहे थे कि आज देश आज़ाद होने के बाद जब हम एक विशेष विरोधाभास परिवेश में प्रवेश कर रहे हैं, एक तरफ सिर्फ हमको वोटिंग राइट का समान अधिकार है, बाकी किसी चीज़ में हमारा समानता नहीं है। यहाँ की आर्थिक स्थिति में इतना गल्फ है, इतना फर्क है, इतना दूरी है कि हम एक दूसरे को अपने आप में अपना कह ही नहीं सकते हैं। और हर सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ये जो आर्थिक गल्फ है, दूरी है, इसको पाटना चाहिए, लेकिन आज तक हम लोगों ने नहीं पाटा है। तो जिस व्यक्ति का वोटिंग राइट समान है, देश के हर सुख सुविधा को भोगने के लिए भी उनका अधिकार है। और पहली बार देश के अंदर में हमारा युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस विषय को आत्मसात करते हुए देश में आर्थिक समानता लाने के क्रम में एक स्टेप उन्होंने डाला है, जिसका स्वागत होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं बारीकी से, आप जान रहे हैं कि सभ्य समाज के लोग पेट में बच्चा आने के बाद भ्रूण टेस्ट कराने के लिए जा रहे थे। अगर कन्या भ्रूण अगर होता था तो उनको दुनिया का ये सूर्य का किरण, ये हवा बतास
पाने की इजाज़त नहीं देते थे। अगर पुत्र संतान होता था तो उनको इस पृथ्वी में पैदा होने का अधिकार देते थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब कन्या भ्रूण के प्रति लोगों के अनिच्छा था। इसके पीछे क्या कारण है? सामाजिक व्यवस्था है। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। ये दौर चल रहा था और ये दौर अगर जारी रहता तो आप हमको बता दीजिए, जो पुरुष और महिला का जो अनुपात है, जेंडर इक्वलिटी जो है, ये डिस्टर्ब होता या नहीं? तो हर सरकार का क्या उत्तरदायित्व बनता है जो हर हाल में ये जो पुरुष और महिला का जो अनुपात है इसको बरकरार रखने के लिए महिला समाज और परिवार का बोझ नहीं बने, उसके लिए ध्यान देना जरूरी है। तो पहली बार हेमंत सोरेन जी इस पर ध्यान दिए हैं। इस पर हमारे जो बेटियां हैं, हमारे जो माताएं हैं, ये परिवार में आर्थिक बोझ नहीं बनेंगे। उसके पीछे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्णय और हेमंत सोरेन का सरकार और हेमंत सोरेन का गठबंधन के लोग, सारे लोग खड़ा है। और देश का, हमारे राज्य का आधी आबादी यानी मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का निर्णय उन्होंने लिया है। ये एक बहुत कम चीज नहीं है। हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये बात धसेगा, बल्कि उनके दिमाग के ऊपर से बहेगा। सिर्फ ट्रक में, बस में, जगह में लिख दें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे बेटी को संरक्षित हम नहीं कर सकते हैं। बेटी बचाने के लिए सरकार का स्पष्ट पॉलिसी होना चाहिए और इसी स्पष्ट पॉलिसी के तहत उन्होंने 1000 रुपया या 2500 रुपया देने का, मैं तो कहूँगा इसको और बढ़ाने का निर्णय सरकार को लेना चाहिए और इसी के तहत मुख्यमंत्री लिए हैं। आपको छोटी सी बात हम बताते हैं। आज हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, जब बच्चा रोता है कि हमारा स्कूल के सामने चॉकलेट बिक्री होता है, बिस्कुट बिक्री होता है, तुम हमें भी 5 रुपया दो, माँ के पास संबल नहीं होता है, नहीं दे पाती है और बच्चा को बड़ी प्रबोध दे के, फुसला के, बहला के स्कूल भेजने का काम करती है, लेकिन माँ के मन में तकलीफ होता है। आज हेमंत सोरेन में उनके हाथ में आर्थिक संपन्नता दिया और आर्थिक संपन्नता देने के बाद वे माँ अपने बेटा के सामने वैसे आर्थिक रूप से खड़ी होगी कि अगर बाप तुमको नहीं दे सका तो मैं माँ तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। ये ताकत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दिया। तो आप हमको बता दीजिए, हमारा मातृ समाज या महिला वर्ग जिन्होंने 100 रुपया के लिए तरसती थी, पुरुष वर्ग के पास हाथ फैलाती थी, तब उनको अपने दैनंदिन जीवन का जो चाहिदा है उसका वो समाप्त कर पाती थी, आज वो खुद कर पाएगी। ये कम बड़ी बात है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 18 साल का बेटी है, मान लीजिए 20 साल 22 साल के अंदर में उनका शादी होता है तो 4 साल 5 साल के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपया उनका खाता में होगा। और जब 1.5 लाख रुपया का हमारा बेटी पुतोह बन के किसी के परिवार में जाएगी तो सास ससुर पूरे परिवार वाला उनको सम्मान के निगाह से देखेंगे, क्योंकि ये अर्थनीतिक युग है, समझ रहे हैं। और फिर ये ऑनगोइंग है, 49 साल तक उनको मिलेगा। इसलिए आप सुनते होंगे अखबार में, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग भी जानते हैं, समाज भी जानते हैं कि आज देह में किरासन तेल डाल के फलाना घर का पुतोह आग लगा के अपना यह लीला समाप्त कर दिया, कभी फंदा में झूल करके अपना ये जीवन को विसर्जन दे दिया। ये जो परिवार के अंदर आर्थिक विषमता के कारण जो घटनाएं दैनंदिन जीवन में हम लोगों को देखने को मिलता था, इन घटनाओं में पटाक्षेप होगा। ये चीज समझने में बीजेपी वाला को थोड़ा देरी लगेगा। नाला के लिए क्या प्राथमिकता है रविंद्रनाथ महतो की? क्या किया, क्या छूट गया? क्यों फर्स्ट टाइम वोटर, नौजवान वोटर रविंद्रनाथ महतो को वोट करे? देखिए, आपको मैं बता दूं कि हमारे पूरे झारखंड राज्य के अंदर में नाला एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में है, और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर में रहने के चलते वहाँ का संस्कृति यहाँ पर हावी है, वहाँ के संस्कृति के साथ यहाँ मेलजोल है और आधारभूत संरचनाओं का काफ़ी अभाव है। पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को बढ़िया स्कूल नहीं है, बढ़िया कॉलेज नहीं है, वृद्ध माता पिताओं को चिकित्सा कराने के लिए बढ़िया अस्पताल नहीं है। आज भी हम लोगों को पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर करना पड़ता है। लोगों के शुद्ध पानी, शुद्ध पेयजल मैसर नहीं होता है, नहीं मिलता है। आज भी कुआं, डांडी, डोभा, तालाब, नदी, झरना का पानी से अपना जीवन निर्वाहन करना पड़ता है। तो कई ऐसे समस्याएं हैं, रोड रास्ता चलने के लिए लोगों को मैसर नहीं होता है, और इन तमाम चीज़ को दुरुस्त करने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। और सबसे बड़ी बात,
हमारे यहाँ का अर्थनीति गृहस्थी पर निर्भर करता है, खेती पर निर्भर करता है। और यहाँ जब फसल होता है किसानों का तो वे औने पौने दाम पर आड़तियों को बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आपको एक उदाहरण मैं दे दूं, जब हम लोग आलू का खेती करते हैं तो 20 रुपया किलो बीज खरीद के लाता हूँ। जब हमारे घर में आलू बन के तैयार हो जाता है तो हम 4 रुपया किलो उसको बेचने का तैयार कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि अगर किसान के साथ इस तरह का अत्याचार अनाचार होते रहेगा तो हमारे यहाँ का किसान कभी आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं बन पाएगा। और किसान को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए आज के युग में, जो आधुनिक युग में जो चीज़ का ज़रूरत है, सारा चीज़ का व्यवस्था मैंने यहाँ खड़ा किया। और आने वाला समय में मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को जो आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आने वाला समय में देखिएगा हमारे यहाँ का किसान एक अव्वल किसान के रूप में स्थापित होने का काम करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को करने का ज़रूरत है और मेरा प्रायोरिटी भी वही है। आपको पता होगा बिहार के समय से मेरा एक योजना चलता है, अजय बराज योजना, जो आज तक निर्माणाधीन है, पूर्ण नहीं हुआ है। किस किस समय क्या क्या काम हुआ मैं इसके पीछे नहीं जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कितना दिन इस राज्य में शासन रहा इस पर भी मैं नहीं जान रहा हूँ। हम लोगों का कितना दिन शासन रहा ये इस पर भी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मगर इस पे तो जाना पड़ेगा। नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल जाना पड़ेगा, इसी पर मैं आ रहा हूँ। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि आने वाला समय में इनका 16 आना फायदा यहाँ के रैयतों को देने का निर्णय भी मैंने ले चुका है और इसका आंशिक काम मैंने प्रारंभ भी कर दिया है। 2 वित्तीय वर्ष में अच्छा खासा पैसा इस योजना के निमित्त हम लोग खर्चा कराए हैं, जिसका पार्ट ऑफ कैनल जो सिकटिया से प्रारंभ होता है, कुछ जगह में काम प्रारंभ हो गया है, कुछ जगह में हो रहा है, और डीपीआर पूरा तैयार हो गया। इसको भी मेरा पूरा करने का इच्छा है। इलेक्ट्रिक के मामले में भी वही स्थिति था। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक का बहुत ही स्थिति बुरा था। जब हम पहली बार यहाँ के जनताओं के आशीर्वाद से विधायक बने थे तो हमको लगता है कि 100 से नीचे गांव में विद्युतीकरण था। जब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का दौर आया तो मैं उस प्रोजेक्ट को लिया। और इसमें एक छोटा सा कहानी है। जिस दिन उस समय हम जिस आसन पर बैठे हुए हैं उस आसन पर आदरणीय हमारा इंदर सिंह नामधारी जी बैठते थे। एक दिन विधानसभा के अंदर बोल दिए कि बताइए कौन कौन एमएलए आप लोग हैं जिनके गांव में आज भी इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। तो बड़ी शर्म के साथ सर झुकाते हो मुझे भी हाथ तोलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मैं भी उस गांव का विधायक हूं जो जिनके गांव में आज भी इलेक्ट्रिक नहीं है, वो मेरा गांव इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। कि क्यों नहीं हम अपने क्षेत्र को इलेक्ट्रिक के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करें। और उसी समय से मैं प्रयास किया और मैं आज आपको कह सकता हूँ जो हैमलेट है यानी छोटा छोटा टोला पाड़ा जो डेवलप किया उसको छोड़ करके अधिकांश राजस्व विलेज में मैं विद्युत पहुंचाने का काम किया। एक तो पावर हाउस था सिर्फ नाला में, उसी से नाला कुंडहित फतेहपुर का इलेक्ट्रिक सप्लाई होता था। आज नाला कुंडहित का धनुकडी मोड़, यहाँ एक बगल में है आपका मामंडिया, उसके बाद गेड़िया, उसके बाद फतेहपुर, हर जगह में पावर हाउस बनाया। और इस वित्तीय पिछले टेन्योर में मैंने एक पावर ग्रिड भी बनवाया। और पावर ग्रिड बनवाने के चलते जो 85 किलोमीटर के दूरी से इलेक्ट्रिक सप्लाई होने का काम हमारे क्षेत्र को होता था उसका दूरी महज 10 से 15 किलोमीटर हो गया। और लोगों को अभी 18 घंटा 20 घंटा तक इलेक्ट्रिक मिल रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी के जैसा लोग गदगद हैं। तो ये सब विषय है। ये बिल्कुल अच्छी बात है और आप अच्छी बातें यहाँ के लिए करें, हमारी भी ये अपेक्षा है। मगर अंत में हम एक और सवाल पूछ लें आपसे कि यहाँ जब आप इस चुनाव में हैं तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर किसे देख रहे हैं? देखिए, वास्तविकता अगर आपको बोले तो आज हमारे सामने चुनावी प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। भले ही लोग जो चुनाव में उतरे हैं किसी भी दल से हो, किसी भी छाप से हो, किसी भी संबल से हो, सारे लोग हमको ही प्रतिद्वंदी मानता है। ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, सारे लोग मेरा है। और इस तरीके से पिछली बार वोटों का एक समीकरण है। आप भी बहुत मुद्दों की बात कर रहे थे, मगर साथ ही साथ आप ये समझते हैं कि वोट जो है अंततः समीकरण पर मिलता है। देखिए, आप तो जानिए रहे हैं वोट किस तरह से लोग करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं, कौन सा तंत्र वोट कराने में हावी होता है। अर्थतंत्र, धन तंत्र, लाठी तंत्र, जाति तंत्र, विभिन्न तरह तंत्र है। ये अलग विषय है, अलग विषय है। लेकिन फिर भी जब आप प्रतिस्पर्धा में उतरे हैं तो सारे चीज़ के साथ आपको निपटना पड़ेगा। ऐसे तो आप चुनाव जीत के विधानसभा के अंदर में नहीं बैठिएगा, ये तो होता ही है। लेकिन मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है इस क्षेत्र में। तो रविन्द्रनाथ महतो हर तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल तैयार।
तो यहाँ हम नाला विधानसभा में बात कर रहे थे, जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनसे नाला विधानसभा से जुड़ी, इसके अलावा पूरे संथाल और झारखंड से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की है। हमने जानने समझने की कोशिश की है कि इस बार यदि वो फिर से चुन करके आते हैं तो क्या काम करेंगे, नौजवान उनसे क्या अपेक्षा रखे। द फॉलो अप के लिए निक्षत के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in